हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे, लाजवाब होंगे, एकदम बिंदास होंगे और साथ ही बहुत अच्छे से आप लोग अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे। तो एक बार सभी प्यारे दोस्त बताएंगे कैसे हैं आप सब लोग, कैसी चल रही है भाई आप लोगों की पढ़ाई। एक बार सभी प्यारे दोस्त बताएंगे कैसी चल रही है आप लोगों की पढ़ाई, कैसे हैं आप सभी लोग। तो मेरे प्यारे दोस्त, आप लोग जानते हैं कि हम लोगों का जो टॉपिक चल रहा है वो कंपाउंड इंटरेस्ट हम लोगों का चल रहा है। इंस्टॉलमेंट अभी हमारी एसआई की भी बाकी है, सीआई की भी बाकी है। पहले दो तीन क्वेश्चन जो है वो हम कंपाउंड इंटरेस्ट के करेंगे जो हमारे कल छूट गए थे। उसके बाद जो है हम लोग इंस्टॉलमेंट पढ़ेंगे, चाहे वो इंस्टॉलमेंट आपकी एसआई की हो, चाहे वो इंस्टॉलमेंट आपकी सीआई की हो। एक बेहतरीन एनालिसिस करने के बाद मैं लिमिटेड क्वेश्चंस आपके सामने लेके आया हूं इंस्टॉलमेंट के, और उनसे बाहर शायद आपको क्वेश्चन देखने को मेरे प्यारे दोस्त नहीं मिलेगा। ठीक है मेरे भाई, तो शुरुआत करते हैं भाई। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून सभी को, मेरा प्यार भरा नमस्कार, सभी को राधे राधे, सभी को दोस्त जय हिंद। सबसे पहले मुझे इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए भाई, इस क्वेश्चन का जवाब क्या हो जाएगा? बेहतरीन क्वेश्चन आपके सामने है, एसएससी एमटीएस में पूछा गया है 5 जुलाई 2022 में। क्या कहना चाह रहा है क्वेश्चन मेरे प्यारे दोस्त? बहुत बढ़िया। क्या कहना चाह रहा है क्वेश्चन मेरे प्यारे दोस्त? क्वेश्चन ने कहा है साधारण ब्याज पर एक राशि 8 वर्षों में स्वयं का दुगना हो जाती है और चक्रवृद्धि ब्याज पर वह राशि 2 वर्षों में स्वयं का 4 गुना हो जाती है। तो प्रस्तावित साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज की वार्षिक दरों का अनुपात बताइए। वार्षिक दरों का अनुपात बताइए मेरे भाई, दोनों के रेट ऑफ इंटरेस्ट का रेशियो आप लोगों से पूछा जा रहा है। मेरे प्यारे दोस्त, अगर मैं कहूं कि 100 रुपए की कोई राशि थी, साधारण ब्याज पर कितनी हो जाती है? स्वयं का दुगना हो जाती है, यानी 200 बन गई होगी। कितने वर्षों में? 8 साल में। मेरे भाई ब्याज कितना लगा? 100 रुपए ही ब्याज लगा होगा, हाँ या ना? अगर मैं आप लोगों से यहां कहूं कि भाई साहब रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालिए, तो ब्याज कितना है? 100 रुपए है। प्रिंसिपल कितना है? 100 रुपए है। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? निकालना है। टाइम कितना है? 8 साल है। और बटे में कितना है? 100। क्या यहां से कह सकते हैं 100/8 का मतलब 12.5% होता है? यानी कि जब पैसा साधारण ब्याज पर दिया होगा तो रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो 12.5% रहा होगा। ठीक है। उसने कहा है अगर यही पैसा चक्रवृद्धि ब्याज पर लगाया जाए तो 2 वर्षों में स्वयं का 4 गुना हो जाता है। एक से राशि कितनी बन जाती है? 4। कितने वर्षों में? तो आप कहेंगे 2 वर्षों में। तो क्या यहां से आप रेट ऑफ इंटरेस्ट निकाल पाएंगे? अगर क्वेश्चन 2 साल का है तो वर्गमूल कर दीजिए मेरे प्यारे भाई। 1 का वर्गमूल 1 होता है और 4 का वर्गमूल 2 होता है। यानी 1 साल में राशि 1 से 2 हुई होगी तो ब्याज कितना लगा? 1 किस पर? 1 पर, तो 100 पर कितना हो जाएगा? क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो 100% रहा होगा? क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो मेरे प्यारे दोस्त 100% रहा होगा? तो आप कहेंगे बिल्कुल। उसने दोनों का रेशियो आप लोगों से पूछा है। पहले का साधारण ब्याज का रेट ऑफ इंटरेस्ट 12.5 है, चक्रवृद्धि ब्याज का रेट ऑफ इंटरेस्ट 100 है। तो मेरे प्यारे दोस्त, अगर आप यहां से चीजों को देखेंगे तो 1:8 इस क्वेश्चन का जवाब आ जाएगा। क्या आएगा? 1:8। यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या रहने वाला है? 1/8 इस क्वेश्चन का साथी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 1/8 इस क्वेश्चन का साथी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, है ना भाई? ये भी मैंने बता रखा है कि सिंपल इंटरेस्ट में जब 3 गुना 4 गुना होती है तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कैसे निकालते हैं, और सीआई के अंदर अब रेट ऑफ इंटरेस्ट कैसे निकालते हैं। दोनों का रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर हमारे पास आ चुका है तो दोनों के रेट ऑफ इंटरेस्ट का रेशियो वो आपसे पूछना चाहता है मेरे प्यारे भाई। बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने, क्वेश्चन नंबर 92। 84 कहां से आया? कौन सा 84 भाई मेरे? 84 कहाँ है? ये 84 84 नहीं है, ये 8 ईयर है मेरे भाई। ये 8 ईयर है ना? बताइए। इस क्वेश्चन का मुझे जवाब दीजिए, क्या होगा इस क्वेश्चन का साथी बिल्कुल सही जवाब?
फटाफट बताएंगे क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। क्वेश्चन ने कहा है एक धनराशि पर जब 2 वर्ष के लिए निवेश किया जाता है तो चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज क्रमशः 300 250 होते हैं। चक्रवृद्धि ब्याज जो है वो 2 साल का 300 है और साधारण ब्याज जो है वो 2 साल का 250 है क्या? अगर 2 साल का साधारण ब्याज 250 है तो क्या 1 साल का साधारण ब्याज 125 होगा और अगले साल का भी साधारण ब्याज 125 रुपए रहा होगा? क्या ये 2 साल का साधारण ब्याज आपके सामने लिखा जा चुका है? अब क्वेश्चन ने कहा है कि 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज 300 है तो चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होगा, इस ब्याज पर भी ब्याज लगेगा। अगर मैं कहूं इन दोनों को जोड़ के 250 हो चुका है तो 50 रुपए यहां लगा होगा, तभी तो तीनों को जोड़ के 300 आएगा। आएगा क्या? तो आप कहेंगे जी बिल्कुल आएगा। यानी यहां से रेट ऑफ इंटरेस्ट निकाल सकते हो। 50 रुपए ब्याज लगता है किस पर? आप कहेंगे 125 पर। तो 100 पर कितना हो जाएगा? तो आप कहने वाले हैं 25 चौका 100, 25 पंजे 125, 5 ढाई 50, यानी कि 40% का रेट ऑफ इंटरेस्ट रहने वाला है। 40% रेट ऑफ इंटरेस्ट आप लोगों का रहने वाला है। अब क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है, साधारण और चक्रवृद्धि ब्याज दोनों के लिए प्रतिवर्ष ब्याज की दर समान है और चक्रवृद्धि ब्याज के लिए ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित होता है, तो उसने आपसे वार्षिक ब्याज की दर पूछी है, यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछा है। तो ऐसे क्वेश्चन मैं आप लोगों को करा चुका हूं मेरे प्यारे भाई। 40% इस क्वेश्चन का साथी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन मैं करा चुका हूं, बस नाम अलग अलग है। नाम अलग अलग है मेरे भाई, ये भी क्वेश्चन करा चुका हूं। अगला चैप्टर होगा टाइम एंड वर्क। अगला चैप्टर होगा टाइम एंड वर्क, जो कि हम लोग मंडे से स्टार्ट कर रहे होंगे। टाइम एंड वर्क हम लोग मंडे से स्टार्ट कर रहे होंगे। बताइए मेरे प्यारे भाई, क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब? देखिए, जोसेफ ने 15 साल और 16 साल की अपनी 2 बेटी के नाम एक बैंक में कुल 52,500 रुपए जमा किए। 52,500 रुपए जमा किए हैं जोसेफ ने अपनी 2 बेटी के नाम। पहली बेटी मैंने P1 मान ली और दूसरी बेटी के नाम जो किया है मैंने मान लिया P2 धन किया है। ठीक है, जो ये छोटी बेटी है, पहली बेटी है, मैंने मान लिया ये 15 साल की है और बड़ी बेटी जो है ये कितने साल की है? ये 16 साल की है अभी। ठीक है, 18 साल की उम्र में उन्हें बराबर रकम मिले। जब ये 18 साल की हो तो इन्हें बराबर रकम मिले। ये 15 साल की है, 18 साल होने में इसे 3 साल का ब्याज मिलेगा। ये 16 साल की, 18 साल होने में इसे 2 साल का समय लगेगा। यानी कि मेरे प्यारे दोस्त अब इन साल का कोई यूज नहीं है। इस साल में इसे 3 साल में जितना पैसा मिलता है उतना ही पैसा इसे 2 साल में मिल जाता है। ठीक है, यदि बैंक सालाना 10% चक्रवृद्धि ब्याज देता है, 10% का मतलब क्या होता है मैंने बताया है, 1/10 होता है। तो जोसेफ ने अपनी छोटी बेटी के नाम पर कितनी राशि जमा की? आप मुझे दोनों का रेशो बता सकते हैं क्या? दोनों की राशि का रेशो बता सकते हैं? P1/P2 बता सकते हैं? मैंने कहा था जिसकी आयु ज्यादा, जिसका समय कम, उसकी रकम ज्यादा। जिसका समय कम, तो P2 की समय कम, P2 का समय कम है तो P2 की रकम ज्यादा होगी, यानी नीचे वाली वैल्यू ज्यादा होगी। तो यहां अगर ऊपर वाले को 10 मिलते हैं तो नीचे वाले को 1 ज्यादा, क्या 11 हो जाएंगे? दोनों के टाइम का डिफरेंस कितना है? 1, तो पावर 1 हो जाएगी। यानी दोनों में जो पैसा बटेगा वो 10-11 के अनुपात में बटेगा। अगर मैं कहूं कि दोनों में बटने वाला पैसा 21 होगा और उसने कितना दिया है? 52,500 दिया है, तो एक पार्ट की वैल्यू 21 दूनी 42, 21 पंजे 105, एक पार्ट की वैल्यू 2500 आएगी। ठीक है,
तो उसने कहा छोटी बेटी के नाम पर कितनी राशि जमा की। छोटी बेटी थी 15 साल वाली, यानी वो P1 की वैल्यू आपसे पूछना चाह रहा है। अगर 1 बराबर 2500 तो P1 मतलब 10 बराबर कितना हो जाएगा। तो आप कहेंगे भाई साहब छोटी बेटी के हिस्से में 25,000 की रकम आ जाएगी। छोटी बेटी के हिस्से में कितनी रकम आ जाएगी, तो आप कहेंगे 25,000 रुपए की रकम आ जाएगी। क्या ये बात क्लियर हुई? बहुत बढ़िया। ऐसे क्वेश्चन मैं आपको बहुत करा चुका हूं, ऐसे क्वेश्चन मैं आपको बहुत करा चुका हूं मेरे प्यारे भाई। क्वेश्चन नंबर 94। उलझने का मतलब नहीं होता, ना कुछ क्वेश्चन बनने का कोई मतलब होता है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस मैं पहले ही करा चुका हूं आप लोगों को। क्या कहा है मेरे भाई क्वेश्चन ने? बहुत बढ़िया, थैंक यू नजीर, थैंक यू मेरे भाई, थैंक यू। ऐसे भी लोग हैं, मुझे बिल्कुल भी मैथ नहीं आता था, अब मैं 70 to 80% मैथ कर लेता हूँ। बहुत बढ़िया, आगे बढ़ो मेरे भाई। मैं तो ये कहूँगा कि आप 100% वाली कैटेगरी में आ जाओ, बहुत जल्दी 100% वाली कैटेगरी में आ जाओगे अगर मेहनत कंटिन्यू रखी, चीज़ों को कंटिन्यू रखा तो। ठीक है, देखिए कृष्ण ने 25,000 की राशि को 2 भागों में निवेशित किया। 25,000 रुपए की राशि है, 2 भाग में निवेशित करता है कृष्ण। पहला भाग P1 मान लिया और दूसरा भाग मैंने P2 मान लिया। इन 2 भागों में उसने पैसा निवेश कर दिया है। ठीक है, पहले भाग पर वर्ग इसलिए नहीं किया गया क्योंकि टाइम में डिफरेंस जो है वो 1 साल का है, 1 साल का है। मैंने कहा था हमेशा यहां पावर जो लिखी जाएगी वो टाइम के डिफरेंस का लिखी जाएगी। मैं कह रहा हूं कि आप पहले पढ़ के आया करो, पढ़ के आओगे तो सारी चीजें बेहतरीन तरीके से समझ में आएंगी। रोज रोज एक ही चीज पर, रोज रोज एक ही चीज पर मैं आपको जवाब दूं, आप मुझसे पूछें, वो सही नहीं है ना। सर प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन नहीं हो रहे हैं, नहीं हो रहे हैं तो हो जाएंगे जब पढ़ा दूंगा। पहले भाग पर 11% वार्षिक साधारण ब्याज मिला और दूसरे भाग पर वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होने वाला 10% चक्रवृद्धि ब्याज मिला। यदि 2 वर्ष उसके द्वारा प्राप्त कुल ब्याज 5370 रुपए है तो साधारण ब्याज पर निवेशित की गई राशि कितनी होगी? भैया साधारण ब्याज पर निवेशित की गई धनराशि देखिए भाई, 1 साल का 11% साधारण ब्याज है तो 2 साल का साधारण ब्याज 22% हो जाएगा, यानी इस पर मिलने वाली राशि जो होगी वो 22% होगी। इस पर मिलने वाली जो राशि होगी वो 22% होगी। आप इसे एलिगेशन से भी कर सकते हैं, आप इसे एलिगेशन से भी कर सकते हैं। बस ये मान के चलिए कि इस वाले व्यक्ति को अगर 11% साधारण ब्याज पर पैसा दिया गया है तो 2 साल में इसे जो पैसा मिलेगा वो 22% ब्याज के रूप में मिलेगा। उसने कहा दूसरे भाग पर वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होने वाला 10% चक्रवृद्धि ब्याज मिला। 10% चक्रवृद्धि ब्याज मिला तो 2 साल का पूरा ब्याज कितना हो जाएगा? अगर 1 साल का 10% है तो 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज हो जाएगा मेरे भाई 21%। भाई 10 का समतुल्य निकाल दीजिए, 10 + 10 + 10 गुणा 10/100, यानी पहले वाली राशि पर मिलने वाला ब्याज 22% है 2 साल में, दूसरी वाली राशि पर मिलने वाला ब्याज 21% है 2 साल में। ये वाली राशि साधारण ब्याज पर थी और ये वाली राशि जो थी वो चक्रवृद्धि ब्याज पर थी। यही चीज समझ में आ गई? अब ध्यान से सुनिएगा, मैंने आपको एलिगेशन मेरे प्यारे दोस्त बताया था इस टाइप के क्वेश्चन में कैसे लगाते हैं। मैंने कहा था सारी की सारी राशि जो है वो इस पर मान लो 22% पर मान लो। अगर मैं इसका 22% निकालता हूं तो परसेंट से 2 जीरो कट जाएंगी, 22 0 0, 22 पंजे 110 को जीरो हासिल 11, 22 दूनी 44 और 11 55। अगर सारी की सारी राशि साधारण ब्याज पर दी होती तो क्या मुझे 22% ब्याज यानी 5500 रुपए ब्याज मिल रहा होता? अगर सारी की सारी राशि चक्रवृद्धि ब्याज पर दी होती तो क्या 2 साल में 21% ब्याज मिल रहा होता? 21 0 0, 21 पंजे 105 को 5 हासिल 10, 21 दूनी 42 और 10 52 हो जाएगा। यानी कि सारी राशि अगर
साधारण ब्याज पर दी होती तो मुझे साधारण ब्याज 5500 रुपए मिल रहा होता। अगर सारी की सारी राशि चक्रवृद्धि ब्याज पर दी होती तो मुझे 5250 रुपए मिल रहे होते। लेकिन दोनों को मिला के मुझे राशि मिली कितनी है? 5370। दोनों को मिला के मुझे राशि मिली कितनी है? तो आप कहेंगे 5370। ये राशि का अनुपात आपके सामने आ जाएगा। जीरो में से जीरो गए जीरो, 10 में से 7 गया 3 बचेगा, 4 में से 3 गया 1 बचेगा, 130 आ गया। यहां से देखेंगे 70 में से 50 गए 20 बचेगा, 53 में से 52 गया। यानी राशि जो बांटी गई है वो 12-13 के अनुपात में बांटी है। 12 और 13 को टोटल मिला के 25 रुपए राशि बटी है और उसने कहा है टोटल राशि 25,000 बांटी है। तो एक पार्ट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? एक पार्ट की वैल्यू 1000 हो जाएगी। अगर एक पार्ट की वैल्यू 1000 है तो 12 पार्ट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 12,000। और एक बराबर 1000 है तो 13 पार्ट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 13,000। मैंने आप लोगों को ऐसा क्वेश्चन पहले भी कराया है और मैंने आपको बताया होगा कि जब भी कोई राशि जो है दो अलग अलग पार्ट में बांटी गई हो और उन दोनों को मिला के कुल ब्याज आप लोगों को दिया हो तो वहां एलिगेशन आप लोग लगा देना। मेरे प्यारे दोस्त, कुछ बच्चों ने यहां रेट पर भी एलिगेशन लगाया होगा, रेट पर भी एलिगेशन लगाया होगा, लेकिन रेट पर एलिगेशन लगाना थोड़ा सा मुश्किल भरा रहा होगा। टोटल ब्याज 5370 मिला, कितने पर? 25,000 पर। तो 100 पर कितना? यहां से ओवरऑल रेट ऑफ इंटरेस्ट आ जाएगा और वो आप इनके बीच में भी रख सकते हैं, लेकिन वहां से कैलकुलेशन थोड़ा सा मेरे भाई गड़बड़ा जाएगा। इसलिए मेरे प्यारे दोस्त मैंने अमाउंट पे एलिगेशन लगाया है। सारा का सारा पहले मैंने साधारण ब्याज पे मान ली राशि तो इतना ब्याज मिला, सारी की सारी राशि चक्रवृद्धि ब्याज पे मान ली तो इतना पैसा मिला। दोनों को मिला के मेरे भाई ब्याज कितना मिला है? 5370। यहां जो रेशियो आएगा वो राशि का रेशियो आएगा। दोनों राशि को जोड़े तो मेरे पास टोटल 25 रुपए राशि थी और उसने कहा है टोटल राशि 25,000 है तो एक पार्ट की वैल्यू 1000, तो 12 पार्ट की वैल्यू 12,000 और 13 पार्ट की वैल्यू 13,000 हो जाएगी। मेथड ही तो है। ठीक है भाई, से चलाना, ये कैसा हवा सी फेंक रहा बस। ठीक है भाई, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। क्वेश्चन नंबर 95 है। 95, 96, 97 तीन क्वेश्चन है, उसके बाद इंस्टॉलमेंट चालू करते हैं। इंस्टॉलमेंट कोई बहुत मुश्किल नहीं है, इंस्टॉलमेंट बहुत मुश्किल नहीं है। इंस्टॉलमेंट के लगभग लगभग 15 क्वेश्चन आप लोगों को कराऊंगा और इंस्टॉलमेंट पूरी तरीके से आप लोगों की क्लियर हो जाएगी। बताइए, फटाफट बताइए। ला 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 आ, 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 सर 93 क्वेश्चन में एलिगेशन नहीं लगा सकते क्या सर? 93 क्वेश्चन में जमा नहीं बेटा, एलिगेशन कैसे ही लगा देंगे? एलिगेशन कैसे ही लगा देंगे? इसमें टोटल थोड़ी ना दिया हुआ है, दोनों से प्राप्त। एलिगेशन वहां लगता है जहां दो अलग अलग क्वांटिटी के बारे में दिया हुआ हो और फिर उनको मिला के क्वांटिटी आप लोगों को दी हो तो वहां आप एलिगेशन लगा देंगे। विदाउट एलिगेशन सर, विदाउट एलिगेशन। चलिए भाई, जब आप खेलना ही चाहते हैं खतरों से तो खेल लो। पहली राशि मैंने P1 मान ली, इस पर जो ब्याज लगा है वो 22% लगा है, इसका 22% निकाल दिया पहला ब्याज। दूसरी राशि कितनी हो जाएगी? 25,000 में से P1 यहां लगा दी तो यहां लगी होगी 25,000 माइनस P1। दूसरी राशि ये है, इस पर जो मिलता है वो 21% ब्याज मिलता है और दोनों को मिला के 5370 ब्याज मिलता है। यहां से P1 निकाल दो मेरे भाई, यहां से आप P1 निकाल दो, आराम से निकल जाएगा। तो ये इसका दूसरा मेथड है। जो एलिगेशन से नहीं सॉल्व करना चाहते और उन्हें मजा आता है हमेशा विपत्ति में फंसने में और खतरों के खिलाड़ी बनना चाहते हैं तो वो सेकंड मेथड का यूज कर सकते हैं, कैलकुलेशन का यूज कर सकते हैं। ठीक है, कैलकुलेशन भी कोई ज्यादा नहीं है, 100 कॉमन लेके इधर गुणा में आ जाएगा।
यहाँ 22P1 हो जाएगा, 25,000 की गुणा 21 में कर दो, माइनस 21P1 हो जाएगा, 22 में से 21 जाएगा, P1 बचेगा और ये प्लस है इधर आके माइनस हो जाएगा, बस आ जाएगी P1 की वैल्यू। ठीक है, बताइए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। देखिए क्या कहना चाह रहा है मेरे भाई क्वेश्चन ने कहा है राहुल ने दो योजनाएं ए और बी में चक्रवृद्धि ब्याज पर बराबर राशियां निवेश की। योजना ए में ब्याज की दर 10% प्रतिवर्ष थी। योजना ए में जो ब्याज दर थी वो 10% के हिसाब से थी। योजना बी में ब्याज की दर 12% थी। दूसरी योजना में ब्याज जो मिलता है वो 12% मिलता है। योजना ए में निवेशित राशि पर 2 वर्षों के बाद चक्रवृद्धि ब्याज 1050 रुपए था। अगर योजना ये है ये है 1 साल में 10% ब्याज मिलता है तो 2 सालों में क्या 21% ब्याज मिल गया होगा। और उसने कहा है योजना ए में जो ब्याज प्राप्त होता है वो 1050 होता है। तो आप यहां से क्या कह सकते हैं कि 1 बराबर 50 है तो 100 बराबर कितना हो जाएगा, यानी योजना ए में लगाया गया पैसा 5000 है। उसने कहा है दोनों योजनाओं में बराबर राशियां लगाता है तो योजना बी में भी 5000 रुपए ही लगाए होंगे। योजना बी में भी 5000 रुपए ही लगाए होंगे। ठीक है, अब आगे क्या कह रहा है वो मेरे प्यारे दोस्त। 2 वर्षों के बाद योजना बी में कितना ब्याज प्राप्त होगा यदि दोनों ही योजनाओं में ब्याज का संयोजन वार्षिक है। तो दूसरी योजना में 12% के हिसाब से 2 साल का ब्याज कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 12% के हिसाब से 2 साल का ब्याज 25.44 हो जाएगा। भाई 12 और 12 24 और 1.44, 24 और 1.44 25.44 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि मैंने अगर 5000 निवेश किया है बी में तो मुझे जो 2 साल बाद ब्याज मिलेगा वो 25.44% मिलेगा। पॉइंट हटाइए, 0 बढ़ाइए, 2 0 से 2 0 उड़ाइए, 1 0 से 1 0 उड़ाइए, है ना। 1 0 बची, 5 दूनी 10 होगा और 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4। तो मुझे जो दूसरी योजना में ब्याज प्राप्त होगा वो कितना होगा, तो आप कहेंगे 1272 होगा। वो कितना होगा मेरे प्यारे दोस्त, वो 1272 होगा। आसान क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। भाई तरीके आपके पास और हैं, लगा लो जो बेस्ट है उसे लगाओ मेरे भाई तरीका। मेरा भी सुन लीजिए, 76 बता दीजिए कहां से लाऊं मेरे भाई 76। इसमें 76 क्वेश्चन लाऊं कहां से। अब ऐसा थोड़ी है तुम जहां से पूछोगे वहां से बता दूंगा। 91 से शुरू है, कहां से लाऊं बताओ 76। अगर 76 मैंने होमवर्क में भी दिया है तो भाई कुछ सोच के दिया होगा। कोशिश करो, नहीं होता है तो देखेंगे उसे भी बाद में। ठीक है, देखिए कोई राशि एक निश्चित ब्याज दर पर 3 वर्षों में 8000 हो जाती है। 3 वर्षों में 8000 हो जाती है। 3 वर्ष में कितनी हो जाती है, 8028 हो जाती है। हो गई क्या। 6 वर्षों में 12042, तो 3 वर्ष हो चुके हैं, आगे 3 वर्ष और बचे होंगे। 3 वर्ष में आगे कितने हो जाती है, 12042 हो जाती है। यहां वो राशि मैंने पी मान ली। तो उसने कहा है राशि क्या है। अच्छा, ये चीज मैंने शुरुआत में आप लोगों को बताई होगी कि अगर जितने गुना इन 3 वर्षों में यहां हुई है राशि, उतने ही गुना जो है वहां यहां हुई होगी इन 3 वर्षों में। यानी अगर समय समान है तो मेरे भाई अगर मेरे राशि जो है वो 7 साल में 3 गुना हो रही है तो अगले 7 साल में फिर से 3 गुना होगी, अगले 7 साल में फिर से 3 गुना होगी। यानी मुझे यहां से ये पता चल चुका है चक्रवृद्धि ब्याज के अंदर कुछ ऐसा होता है कि एक टाइम ड्यूरेशन के अंदर जितने गुना हो रही होगी राशि, हर बार उतने टाइम ड्यूरेशन के अंदर उतने ही गुना होगी। मान लो मेरे प्यारे दोस्त, अगर कोई राशि 5 साल में 27 गुना हो रही है तो अगले 5 साल में भी 27 गुना ही होगी।
सर इस क्वेश्चन में तो बोला ही नहीं है, SI या CI निकालना है। कौन से क्वेश्चन में? ब्याज का संयोजन वार्षिक है, ये CI की लैंग्वेज है। ब्याज का संयोजन वार्षिक है, ये CI की लैंग्वेज है मेरे प्यारे दोस्त। और ये ऊपर ही बोला हुआ है चक्रवृद्धि ब्याज पर बराबर राशियां निवेश की हैं। ठीक है, आइए अब मेरे प्यारे दोस्त, और इसमें भी दिया हुआ है वार्षिक संयोजित है, ये CI की लैंग्वेज है मेरे भाई। ठीक है, तो मैं ये देख लूं 3 साल में कितने गुना हो रही है, तो दोनों का रेशो निकाल लो। 12,042 बटे 8,028, रेशो निकालिए। 9 एकम 9, 3 बचेंगे, 9 तिया 27, 3 बचेंगे, 9 तिया 27 होंगे, 9 अट्ठे 72, 9 अट्ठे 72 होंगे, 9 नाम 81, 9 दूनी 18 होंगे। ठीक है, 2 छिक्का 12 होंगे, 1 बचेगा, 2 छिक्का 12 होंगे, 2 नाम 18, 2 चौक 8 होंगे, 2 चौक 8, 2 छिक्का 12, 223 तिया 3 669, 223 दूनी 440। यानी यहां जो राशि हो रही है वो 3/2 गुना हो रही है, 1.5 गुना हो रही है, तो यहां भी राशि 1.5 गुना ही हुई होगी। अगर मूलधन का 1.5 गुना कर दूं तो यहां वाली राशि आ जाएगी, यानी 8,028 आ जाएगी। तो मेरे प्यारे दोस्त 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 2 बचेंगे, 3 छिंग 18, 2 बचेंगे, 3 सत्ते 21, 3 छिंग 18। तो पी कितना हो जाएगा? 6 दूनी 12 को 2 हासिल 1, 7 दूनी 14, 15 को 5 हासिल 1, 6 दूनी 12, 13 को 3 हासिल 1, 5352 रुपए इस क्वेश्चन का जवाब आ जाएगा। 5352 रुपए इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो एक टाइम पीरियड के अंदर जितने गुना यहां राशि हुई है उतने ही गुना यहां राशि हुई होगी। 3/2 कहां से आया? इसका और इसका रेशियो निकाल लिया, यहां से हमें पता चल गया कि राशि 1.5 गुना हो रही है, 3/2 गुना हो रही है। तो यहां भी राशि पी का 3/2 गुना हो जाएगी, ये वाली राशि तब आएगी। तो यहां से पी आप लोग आसानी से निकाल देंगे। ठीक है, 97 क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन आपके सामने है। 2020 प्री में आप लोगों से पूछा गया है, MTS 2020 प्री। फटाफट बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का साथी? बिल्कुल सही जवाब। देखिए, किसी निश्चित वार्षिक ब्याज की दर पर 5760 रुपए की राशि 4 वर्ष में बढ़कर 7200 हो जाती है। 5760 रुपए की राशि 4 वर्ष में बढ़कर 7200 रुपए हो जाती है। 4 वर्ष में बढ़कर, 4 वर्ष में बढ़कर 12 वर्ष में बढ़कर x हो जाती है। जब दोनों स्थितियों में ब्याज वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होता है तो मेरे भाई x का मान ज्ञात करें। x का मान 12 वर्ष में x हो जाती है, तो 4 वर्ष में जितने गुना यहां हो रही होगी 4 वर्ष में, उतने ही गुना अगले 4 वर्ष में होगी, और उतने ही गुना अगले 4 वर्ष में होगी। तो क्या पूरे 12 वर्ष हो चुके हैं? 4 वर्ष, 4 8 वर्ष, 4 12 वर्ष हो जाएंगे। यानी कि जितने गुना यहां राशि हो रही होगी उतने ही गुना यहां होगी, उतने ही गुना यहां होगी, 12 साल बाद राशि ये हो जाएगी। ठीक है, नहीं MTS 2020 प्री नहीं होगा, ये प्री लिख गया होगा भाई, MTS में पूछा गया है, नादान बालक। अब इसमें ये कौन सी बात आ गई जी, MTS में प्री कब होता है? बकावो हो। प्री कब होता है? पहले तो लिखना सीखो, बकावो हो। बड़ी अजीब बात है, कैसे उद्धार होगा? 4 वर्ष में मुझे बताइए कितने गुना राशि हो जाएगी? तो आप कहेंगे 7200 बटे 5760 निकाल दो। आपने कहा 24 तिया 72 होते हैं, 24 24 576 होते हैं, 6 पंजे 30 होते हैं, 6 चौक 24 होते हैं। यानी राशि जो है वो 5/4 गुना हो रही है। तो 7200 की 5/4 गुना अगर कर देंगे तो यहां वाली राशि आ जाएगी, और इसका भी 5/4 गुना कर देंगे तो यहां वाली राशि आ जाएगी। यानी 4 और 4 8 और 4 12 साल बाद राशि इतनी हो जाएगी। काटिए मेरे भाई, 4 चौक 16,
16 एकम 16 चौका 64, 8 बचेंगे, 16 पंजे 80, 0, 25 0 0, 25 पंजे 125 को 5 हासिल 12, 25 चौका 100 और 12 112 हो जाएंगे। यानी आंसर कितना होगा मेरे प्यारे दोस्त? तो आंसर हो जाएगा 11,250। आंसर कितना हो जाएगा मेरे प्यारे भाई? तो आप कहेंगे आंसर हो जाएगा 11,250। अब बात आती है इंस्टॉलमेंट। किस्त के क्वेश्चन आपके सामने आने वाले हैं। किस्त के क्वेश्चन आपके सामने आने वाले हैं। किस्त का मैटर क्या होता है, थोड़ा सा वो मैं पहले आप लोगों को समझा देता हूं। किस्त का मैटर क्या होता है, हेडिंग डालिएगा किस्त। और अभी हम किस्त जो है वो एसआई पर बात कर रहे हैं, एसआई की किस्त की बात कर रहे हैं। ठीक है मेरे प्यारे दोस्त, ध्यान से सुनना। मान लो, थोड़ी देर के लिए बहुत प्यार से समझना मेरे भाई। मान लो मेरे प्यारे दोस्त, एक बात समझना। मान लो मैंने किसी व्यक्ति से 1,000 रुपए उधार लिए। 1,000 रुपए मैंने किसी व्यक्ति से उधार लिए, ले लिए उधार। अगर मैं इस व्यक्ति को पैसा 4 साल बाद लौटाना चाहता हूं, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है, 4 साल बाद पैसा लौटाना चाहता हूं, तो इस व्यक्ति को कितना पैसा लौटाऊंगा? इस व्यक्ति को कितना पैसा लौटाऊंगा मेरे भाई? तो आप कहेंगे जी 1,000 रुपए आपने उधार लिए हैं, और अगर 1 साल का ब्याज 10% है तो 4 साल का ब्याज 40% हो जाएगा। यानी कि इन 1,000 रुपए के साथ आप 400 रुपए ब्याज के दोगे, तो क्या आप 1,400 रुपए लौटाओगे? इन 1,000 रुपए के साथ, इन 1,000 रुपए के साथ जो है आप 400 रुपए ब्याज के दोगे, तो क्या 1,400 रुपए लौटाओगे 4 साल बाद? ठीक है। मैंने क्या किया, मैंने आपसे 1,000 रुपए उधार लिए और मैंने आपसे यह कहा कि भाई साहब मैं इसे 4 साल बाद लौटाऊंगा, तो कितना रुपए मुझे देना होगा? तो आप कहेंगे जी 1,400 रुपए आपको देना होगा। मैंने आपसे कहा कि अगर मैं हर साल एक किस्त दूं और 4 साल में अपना पूरा पैसा चुका दूं, तो क्या मैं पैसा 1,400 से ज्यादा दूंगा या 1,400 से कम दूंगा? फटाफट बताइए। अगर हर साल मैं किस्त देता हूं, ये वो रकम है जब मैं पैसा 4 साल बाद एक साथ लौटाता हूं, 4 साल बाद एक साथ लौटाता हूं, तो मुझे 1,400 रुपए देना पड़ेगा। लेकिन अगर मैं आप लोगों से यह पूछूं कि भाई साहब मैं जो है वो हर साल एक किस्त आप लोगों को देना चाहता हूं, तो क्या मैं वो 1,400 से फालतू दूंगा या 1,400 से कम दूंगा? सोच के बताना। ज्यादा वालों, मतलब आप सोचने की सहन शक्ति मतलब खत्म ही कर चुके हैं। कैसे ज्यादा दोगे? कैसे ज्यादा दोगे? उधार लिए थे आपने 1,000 रुपए से जरूर ज्यादा आप लोग रकम दोगे जब आप किस्तों में पैसा लौटाओगे। लेकिन अगर एक साथ पैसा यहां दे रहे हो 4 साल बाद, 4 साल में आपने बीच में कोई भी रकम नहीं दी, तब आपको 1,400 रुपए देना है। और अगर आप बीच बीच में रकम दे देते हो तो उस पर लगने वाला ब्याज कम हो जाएगा। क्या इस पैसे से कम ही पैसा दोगे? मैंने मान लिया उस केस में आप 1,250 रुपए लौटाओगे, उस केस में 1,250 रुपए लौटाओगे, यानी 1,000 से तो ज्यादा ही लौटाओगे। लेकिन जो पैसा आप लोगों को 4 साल बाद एक साथ देना था, अगर आप बीच बीच में पैसा दे रहे हो तो क्या उससे कम ही लौटाओगे या नहीं? तो आप कहेंगे जी बिल्कुल कम लौटाएंगे। पहला पॉइंट आपका क्लियर हो चुका है। अच्छा एक बात बताइए, एक बात छोटी सी सुनिएगा, बहुत प्यार से मैं आपको समझा के चल रहा हूं। मैंने मान लिया कि मेरी 100 रुपए सालाना किस्त है, 100 रुपए सालाना किस्त है, एक साल में 100 रुपए की किस्त मेरी जाती है, सालाना किस्त है।
अभी हम लोग साधारण ब्याज वाली किस्त की बात कर रहे हैं। मैंने आप लोगों से कहा कि मेरे 100 रुपए सालाना किस्त है और रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो 5% है, 5% पर एनम है, यानी 1 साल पे 5% ब्याज लगता है। तो बताइए 3 किस्तों के बाद मैंने कितनी रकम लौटा दी होगी? 3 किस्तों के में मेरे द्वारा लौटाई गई रकम कितनी होगी? 3 किस्तों में बताइए मेरे द्वारा लौटाई गई रकम की वैल्यू कितनी होगी जो मैंने 3 किस्तों में लौटाई है? कितने बच्चे कह रहे हैं कि अगर एक किस्त में 100 रुपए है तो 3 किस्तों में 300 रुपए आपने लौटा दी होगी? कितने बच्चे ये कह रहे हैं कि अगर 1 वर्ष की किस्त आपने 100 रुपए लौटाई है तो 3 किस्तों में आपने 300 के बराबर रकम लौटा दी होगी? बताइए। 300 के बराबर नहीं मेरे प्यारे दोस्त। अगर मैं उसे 3 साल पर ही 3 साल पूरे पर लौटा रहा होता तो मुझे 1 साल का 5% है तो 3 साल का 15% ब्याज देना पड़ रहा होता। लेकिन ये जो मैं 3 साल पहले 100 रुपए जमा कर रहा हूं, 3 साल पहले 100 रुपए जमा कर रहा हूं मेरे प्यारे दोस्त, 3 साल पहले 100 रुपए जमा कर रहा हूं, तो क्या इस पे अगले 2 साल का ब्याज मिलेगा या नहीं मिलेगा? क्या इस पे अगले 2 साल का ब्याज मिलेगा या नहीं मिलेगा? यानी कि अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% है तो 2 साल का ब्याज यानी कि 10 रुपए इस पर ब्याज के मिल रहे होंगे। मैंने जमा जरूर 100 रुपए किए हैं लेकिन मेरे खाते में जो जमा हुए होंगे वो 110 रुपए जमा हुए होंगे। भाई एक तो रकम मुझे यहां देनी थी एक साथ, तो मेरा हक बनता था कि मैं 3 साल बाद पैसा दे रहा हूं एक साथ, 3 साल तक मैंने यूज किया, अब मेरा हक बनता है कि मैं 3 साल का ब्याज दूं। लेकिन मैंने क्या किया, मैंने यहां 100 रुपए जमा कर दिए, देने मुझे यहां थे, मैंने जमा यहां कर दिए, मैंने जमा 100 किए हैं, तो क्या मुझे उन 100 रुपए पर अगले 2 साल के लिए ब्याज मिलेगा 5% के हिसाब से? क्या मेरे खाते में जो जमा होंगे वो 110 रुपए जमा होंगे? मैंने जमा जरूर 100 रुपए किए हैं लेकिन बैंक की तरफ से 10 रुपए और जमा माने जाएंगे। क्या मेरे खाते में होने वाले पैसे जो है वो 110 रुपए जमा होंगे? बात क्लियर हो गई? बहुत बढ़िया। दूसरे साल फिर मैंने 100 रुपए जमा किए, दूसरे साल फिर मैंने 100 रुपए जमा किए, दूसरे साल फिर मैंने 100 रुपए जमा किए। बैंक मुझे 1 साल का ब्याज और देगा क्योंकि मैं इस वाले टाइम से 1 साल पहले 100 रुपए दे रहा हूं, तो इस पे 1 साल का ब्याज 5% के हिसाब से 5 रुपए ब्याज मिलेगा, यानी यहां मेरे खाते में 105 रुपए जमा होंगे, 105 रुपए जमा होंगे। जो मैं तीसरे साल पे 100 रुपए जमा करूंगा क्योंकि इनका टाइम ही देने का 3 साल बाद था, इस पर कोई ब्याज नहीं मिलेगा, यहां मेरे 100 के 100 रुपए जमा होंगे। होंगे क्या? अगर मैं आपसे कहूं मैंने बैंक में कितना रुपया जमा किया तो आप कहेंगे 100 और 100 200 और 100 300 रुपए आपने बैंक में जमा किया, लेकिन मेरे खाते में वास्तव में जमा कितना रुपया हुआ? 110 और 105 215 और 100 315 रुपए मेरे बैंक में खाते में जमा हुआ। यानी मैंने जो ऋण चुकाया वो 315 रुपए का ऋण चुकाया, लेकिन वास्तव में मेरे पास से गया कितना? 300 रुपए गया। कुछ यूं समझिए कि भाई साहब अगर मैं एक साथ देता तो रकम 315 मुझे देनी होती, लेकिन अगर मैं किस्तों के रूप में लौटा रहा हूं तो मुझे रकम जो है वो 300 रुपए देनी होगी, इससे कम देनी होगी। जो रकम मुझे एक साथ देने से बैठ रही है किस्तों के रूप में मुझे उससे कम देनी होगी। और मेरे भाई जितनी रकम मैंने उधार ली है उससे ज्यादा रकम मेरी देनी होगी। लिख लो पहले आप, एक बार लिख के जब पूरी तरीके से थक जाओ तब मुझे बता देना कि हम लिख के पूरी तरीके से थक चुके हैं।
हाँ, पहले पे 10 क्यों मिला? क्योंकि बेटा मैंने ये 2 साल पहले जमा कर दिए हैं। ये वो समय है, ये 3 साल बाद का समय है। ये मैंने 1 साल पूरा होने पे ही 100 रुपए किस्त जमा कर दी है, तो 2 साल पहले जमा कर दिया ना। देना तो मुझे यहाँ चाहिए था पैसा, लेकिन दे रहा हूं मैं 2 साल पहले, तो ऐसा थोड़ी है मेरा पैसा फ्री का है। मेरे 2 साल पहले किए गई राशि जो जमा की है उस पर 2 साल का ब्याज मिलेगा। अगर 1 साल का 5% है तो 2 साल का 10%, 10 रुपए हो जाएगा। यानी कि मेरी ये राशि बैंक में 110 रुपए जमा हो रही होगी, मैंने जमा जरूर 100 रुपए की है। दूसरे वर्ष जो मैंने 100 रुपए जमा किए हैं, इस पे 1 साल का ब्याज मिल रहा होगा, और 1 साल का ब्याज 5 रुपए होता है, 105 रुपए मेरे जमा हो रहे होंगे। तीसरे साल यहां टाइम ही था देने का, इस पर मुझे कोई ब्याज नहीं मिलेगा, यानी मेरी तरफ से भी 100 रुपए जमा किए हैं, बैंक की तरफ से, बैंक में भी 100 ही रुपए जमा होंगे। यानी अगर मैं अपनी तरफ से पूछूं कि मैंने अपनी तरफ से कितने रुपए जमा किए, तो आप कहेंगे 100 और 100, 200 और 100, 300। लेकिन वास्तव में बैंक में जमा कितने हुए? 110 और 105, 215 और 100, 315 रुपए। ये 15 रुपए ऊपर के मेरी इन रकम पर मिला हुआ ब्याज है बैंक की तरफ से। ठीक है, क्वेश्चन समझना ध्यान से, क्वेश्चन समझना मेरे भाई ध्यान से, क्वेश्चन से सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी, है ना? नहीं समझने वाली बात नहीं। विपिन कुमार आप गलत ले गए, मैं कह रहा था आप पहले लिख लो आराम से। कुछ बच्चे लिख रहे थे सर ये हमारे समझ नहीं आया, ये हमारे समझ नहीं आया, मैं उनके लिए बोल रहा था। या तो मतलब मैं उतना एडवांस नहीं हूं जितने आप ज्यादा एडवांस। इस बैच में मुझे बहुत बहुत ज्यादा एडवांस लोग मिल गए, बहुत बहुत ज्यादा, जो जानते कुछ नहीं है और फिर मानते कुछ नहीं है। एक तो व्यक्ति वो होता है, एक तो व्यक्ति वो होता है कम से कम जाने ना तो मान तो ले कम से कम। एक व्यक्ति हट्टी टाइप का होता है, जिद्दी टाइप का, जानेगा भी कुछ नहीं, मानेगा भी कुछ नहीं। सर ये बैंक दे रहा है या हम ले रहे हैं डेब्ट? बेटा मैं बैंक को जमा कर रहा हूं 100 रुपए की सालाना किस्त मेरी बांधी है, लेकिन वास्तव में वो बैंक में 100 रुपए की जगह 110 रुपए जमा हुए हैं। मैंने बैंक को जमा जरूर किए थे वो 300 रुपए हर साल, 100 रुपए 100 रुपए 100 रुपए 300 रुपए जमा जरूर किए हैं, लेकिन वास्तव में इन 300 रुपए ने कर्जा जो चुकाया है, मेरे 315 रुपए का कर्जा चुकाया है। वास्तव में बैंक में जो जमा हुए हैं वो 315 रुपए जमा हुए हैं। एक बार दोबारा से ध्यान से सुनिएगा मेरे दोस्त, मेरी बात को समझने की कोशिश करिए। मैंने किसी से 1000 रुपए उधार लिए, ध्यान से सुनना, मैंने किसी से 1000 रुपए उधार लिए। उसने कहा 10% साधारण ब्याज लगेगा। मैंने पूछा 4 साल के लिए पैसा ले रहा हूं, 4 साल में उसने कहा 400 रुपए ब्याज लगेगा। अगर आप 4 साल बाद मुझे पैसा दोगे तो 1400 रुपए आप लोग दे रहे होंगे। 1400 रुपए आप लोग मुझे दे रहे होंगे, यही तो मतलब है। लेकिन मैंने क्या सोचा, मैंने सोचा भाई साहब मैं बीच बीच में भी आपको पैसा देता रहूंगा। जब मैं एक साथ पैसे देता तो उसे 1400 रुपए देता, लेकिन अगर मैं बीच बीच में पैसा दे रहा हूं तो उधार ली गई रकम से तो जरूर ज्यादा दूंगा, लेकिन जो पैसा मैं 4 साल बाद लौटाता उससे कम ही पैसा मैं इन किस्तों के रूप में लौटाऊंगा। क्यों? क्योंकि जो पैसा मैं ऑलरेडी पहले दे चुका हूं उस पर मुझे आगे ब्याज नहीं देना पड़ेगा। ठीक है, अब आइए थोड़ा ध्यान से। मेरी सालाना किस्त है 100 रुपए। ध्यान से सुनना मैं क्या कहना चाह रहा हूं, नीचे वाले पॉइंट को समझाने की कोशिश कर रहा हूं। मेरी सालाना किस्त है 100 रुपए, मैं हर साल 100 रुपए बैंक में जमा करता हूं किस्त के अपने। 3 साल बाद अगर मुझे पैसे देने होते, एक साथ पैसे देने होते, तो वो 300 रुपए बैठते मेरे भाई। अब आप एक बात समझिए, यहां मुझे एक साथ पैसे देने, यहां इस टाइम पे, ये 3 साल बाद का समय है, यहां मुझे एक साथ पैसे देने हैं। मैंने आपसे कहा कि मैं 2 साल पहले जो है वो 100 रुपए जमा कर देता हूं। तो भाई जब मुझे यहां पैसे जमा करने थे और मैं बैंक से कह रहा हूं मैं 2 साल पहले जमा कर देता हूं, तो बैंक ने कहा होगा ठीक है आप 2 साल पहले जमा कर दो 100 रुपए,
हम इन 100 रुपए पे 2 साल का ब्याज आपको दे देंगे, यानी कि 100 रुपए पे 2 साल का ब्याज 10%, 10 रुपए ब्याज होगा। आपने 100 रुपए जमा किए हैं, लेकिन बैंक इसे 110 रुपए मानेगा। अगले साल फिर आपने 100 रुपए जमा किए, बैंक ने कहा कि आपको यहां जमा करने थे, लेकिन अगर आप 1 साल पहले जमा कर रहे हो तो हम इस पे 1 साल का ब्याज दे देंगे। ये हमारी तरफ से 105 रुपए जमा हुए। आपने 100 जरूर किए हैं, लेकिन हमारी तरफ से 105 रुपए जमा किए हैं। ठीक है। तीसरी किस्त जब आप 100 रुपए जमा करने गए तो बैंक ने आपसे क्लियर कह दिया कि भाई साहब तीसरे साल तो आपको सारी ही रकम देनी थी, इसका मतलब इस पर आपको कोई ब्याज नहीं मिलेगा, ये 100 रुपए आपके 100 रुपए माने जाएंगे। यानी कि मेरे भाई आपको देने तो पड़े 300 रुपए, लेकिन बैंक की तरफ से आपको कुछ ब्याज दिया गया, वो 300 रुपए आपके बैंक में 315 रुपए जमा हो गए। यानी 300 रुपए देके आपने 315 रुपए का कर्ज अपने ऊपर से उतार दिया। ठीक है, अब देखना थोड़ा सा ध्यान से। सर जब किसी लोन अमाउंट को फाइनल किया जाता है किस्तों में, तो किस्तों की राशि बराबर दी जाती है, क्यों सर? बेटा किस्तों की राशि तो आप हर साल यहां भी बराबर दे रहे हैं। 100 रुपए यहां जमा किए थे आपने बैंक में, 100 रुपए यहां, 100 रुपए यहां, लेकिन बैंक में वो यहां 110 जमा हुए, यहां 105 जमा हुए, यहां 100 रुपए जमा हुए। बैंक में जरूर वो 315 रुपए जमा हुए, लेकिन आपने तो अपनी तरफ से बराबर किस्त दी है ना, बराबर किस्त दी है ना। चक्रवृद्धि ब्याज में ऐसा नहीं होता है। चक्रवृद्धि ब्याज में तो जैसे जैसे आपका ब्याज घटता रहेगा, मूल रकम घटती रहेगी, वैसे वैसे आगे का ब्याज भी घटता रहेगा। किस्त में डिफरेंस आना स्टार्ट हो जाएगा अगर सीआई पे आपने पैसा लिया हुआ है। फटाफट बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। देखिए क्वेश्चन ने क्या कहा है, 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से, 5% वार्षिक, यानी ब्याज की दर कितनी है, 5% वार्षिक है, 3 वर्ष बाद दे, यानी 3 वर्ष बाद जो देना है। अगर आप 3 वर्ष बाद पैसा देंगे, 3 वर्ष बाद पैसा देंगे तो 2583 की राशि बराबर वार्षिक किस्तों में चुकानी है। अगर आप 3 साल बाद पैसा देते हैं तो 2583 रुपए आपको देने होंगे। तो बताइए प्रत्येक किस्त की रकम कितनी होगी, प्रत्येक किस्त की रकम कितनी होगी? 3 साल बाद अगर आपको पैसे देने हैं ना तो आप 2583 रुपए देंगे। अगर आपने बीच बीच में पैसा जमा कर दिया तो क्या मेरे दोस्त 2583 से कम ही रकम आप लोग बैंक को जमा कर रहे होंगे? तो आप कहेंगे जी बिल्कुल कम ही कर रहे होंगे। ध्यान से सुनना, कितनी किस्त है? 3 किस्त है मेरे भाई। पहली साल मैंने 100 रुपए जमा कर दिए, अगली साल 5% का किस्त है तो अगली साल 105 रुपए मेरी तरफ से बैंक में जमा होंगे, फिर 5 रुपए की ब्याज मिलेगा, अगली साल मुझे 110 रुपए बैंक में जमा होंगे मेरी तरफ से। ध्यान से सुनना, आपने जरूर 100 रुपए जमा किए हैं, मैं इसे थोड़ा सा डिटेल में बता देता हूं, लेकिन ऐसे डिटेल में आपको करना नहीं है बार बार। आपने 3 साल में 100 रुपए जमा किए हैं, बराबर करते हो आप, बराबर मतलब किस्त जो है वो बराबर जमा करते हो। ये 2 साल पहले जमा कर चुके हो, इस पे 2 साल का ब्याज, 1 साल का 5 रुपए है तो 2 साल का 10 रुपए हो जाएगा, यानी आपकी तरफ से बैंक में 110 रुपए पहुंच चुके हैं। ये 1 साल पहले रकम आपने जमा की है, इस पे 5 रुपए ब्याज, यानी आपकी तरफ से 105 रुपए बैंक में जमा हो चुके हैं। ये 3 साल बाद ही दे रहे हो मेरे भाई, इस पर कोई ब्याज नहीं मिलेगा, यानी आपकी तरफ से यहां 100 रुपए जमा हो चुके हैं। आपने जमा जरूर 300 रुपए किए हैं, लेकिन बैंक में वो राशि जो पहुंची है वो 315 रुपए राशि पहुंची है। बैंक में जो राशि पहुंची है वो 315 रुपए राशि पहुंची है, और 3 साल बाद देनी कितनी थी? 2583 हो जाएगी मेरे भाई। यानी एक पार्ट की वैल्यू 2583 बटे 315। तो उसने कहा है प्रत्येक किस्त की वैल्यू क्या होगी, तो प्रत्येक किस्त हमारी तरफ से 100 रुपए जा रही है, तो वो 100 पार्ट की वैल्यू आपसे पूछना चाह रहा है, वो 100 पार्ट की वैल्यू आपसे पूछना चाह रहा है। क्वेश्चन खत्म हो चुका है, इतना भी नहीं करना है, अभी छोटा सा करके बताऊंगा आपको कैसे करना है। आपने क्या कहा मेरे भाई, काटिए, 7 चौक 28, 7 21, 7 छिंग 42, हाँ 7 21 होगा, 4 बचेंगे, 7 छिंग 42, 7 नाम 63, 7 दूनी 14, 7 चौक 28, 7 पंजे 35 होता है।
9 चौक 36, 9 एकम 9, 9 पंजे 45, 5 दूनी 10 जीरो, और 41 की गुणा 20 में करी तो 41 दूनी 82। आपको हर साल 820 रुपए की किस्त देनी होगी। आपको हर साल 820 रुपए की किस्त देनी होगी। आपको हर साल 820 रुपए की किस्त देनी होगी। ठीक है, इस क्वेश्चन को करने का तरीका यह होता है मेरे प्यारे दोस्त, आपको यह सोचने की आवश्यकता ही नहीं है। आप मानिए पहली किस्त 100 रुपए है, 5% वार्षिक ब्याज है, दूसरी बार 105 रुपए है, और तीसरी बार 5 रुपए लग के 110 रुपए हो जाएगा। 5-5 रुपए लगेगा हर साल। यहां 5 रुपए ब्याज लगा, यहां 5 रुपए ब्याज लगा, यानी टोटल आपने रकम लौटाई 315 रुपए। उसने दी कितनी है? 2583 रुपए। एक पार्ट की वैल्यू कितनी? 2583 बटे 315। तो उसने पूछा है प्रत्येक किस्त की वैल्यू कितनी, तो प्रत्येक किस्त यही 100 रुपए होती है। तो 100 की वैल्यू कितनी हो जाएगी प्यारे दोस्त? ये इस क्वेश्चन का जवाब हो जाए। आसान था, आसान था मेरे भाई। आइए दूसरे क्वेश्चन पे। सीजीएल 7 दिसंबर 2022 में आपसे पूछा गया है। सीजीएल 7 दिसंबर 2022 में मेरे प्यारे दोस्त आप लोगों से पूछा गया है। फटाफट मुझे बताइए, देखिएगा, ध्यान से समझिएगा। 10% के साधारण ब्याज की दर से 5 वर्षों में 9600 के ऋण का भुगतान की जाने वाली वार्षिक किस्त कितनी होगी? अगर आप 5 वर्ष में देते हैं तो आपको 9600 रुपए देने होंगे। वार्षिक किस्त क्या होगी? पहली किस्त 100 रुपए मान ली, 10% ब्याज, दूसरी किस्त 110 होगी। कितनी किस्त है? 5 वर्षों में देना है तो 10-10 रुपए बढ़ाते चले जाओ। तीसरी किस्त 120 रुपए होगी, चौथी किस्त 130 रुपए होगी, और पांचवी किस्त 140 रुपए होगी। यही तो होगी मेरे भाई। पहली किस्त 100 रुपए, क्योंकि 10-10% जो है वो ब्याज लग रहा है, तो 5 वर्षों में 5 किस्त देनी होंगी। 10-10 रुपए बढ़ाते चले जाओ। पहली किस्त 100, दूसरी किस्त 110, तीसरी किस्त 120, चौथी किस्त 130 और पांचवी किस्त 140। क्या पांचों किस्तों में आपने जो रकम लौटाई 510, 530, 560, 600 रुपए रकम लौटा दी? इन पांचों किस्तों में सबको जोड़ा तो उसने कहा है भाई साहब 9600 रकम लौटानी है। तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, 6 से काटा 16 बार कट गया, और 1 बराबर 16, तो 100 बराबर कितना हो जाएगा? तो आप कहेंगे 1600 रुपए। 1 बराबर 16, तो 100 बराबर कितना हो जाएगा? 1600 रुपए हो जाएगा। हाँ, 100 रुपए मानना जरूरी है क्या बेटा? आसान बन जाता है क्वेश्चन, बस इसलिए हम लोग मानते हैं। ठीक है, बात समझ में आई? बहुत बढ़िया। नहीं, 100 मान के मत करो, आप ऐसे मान के कर लो। 10% की फ्रैक्शन 1/10 होती है, यानी कि पहली किस्त आप 10 मान लो, हर साल 1-1 रुपया ब्याज बढ़ता चला जाएगा। दूसरी किस्त 11, तीसरी किस्त 12, चौथी किस्त 13, और पांचवी किस्त 14 आ जाएगी। अब सबको जोड़िए, 10 और 10 20, 30, 40, 50, 50 और 1 51, 51 और 2 53, और 3 56। आपके हिसाब से 60 रुपए लौटाए गए हैं। क्वेश्चन ने कहा है 9600 रुपए लौटाए हैं, तो 1 बराबर कितना होगा? 160 के होगा। तो किस्त कितनी होगी? 10 बराबर, वो आपसे पूछना चाह रहा है। तो आप 100 मत मानो, रेशो से भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। 1600 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। कॉन्सेप्ट इसका ये है मेरे भाई, कॉन्सेप्ट ही तो समझाया है मैंने, ये रहा कॉन्सेप्ट। आप हर साल 100 रुपए जमा कर रहे हैं, लेकिन जो रकम आपको 3 साल बाद देनी है, मान लो आपको बैंक को 3 साल बाद पैसा देना है, तो 3 साल बाद आप 2583 रुपए जमा करोगे। लेकिन आपने कह दिया कि भाई साहब मैं यहां 2 साल पहले कुछ राशि दे देता हूं, तो बैंक क्या कहेगा? बैंक ये कहेगा अगर कुछ राशि आप पहले दे रहे हो तो आपकी राशि फालतू थोड़ी ना है, हम आपको उल्टा ब्याज देंगे। बैंक इस राशि पर 2 साल का ब्याज देगा। 1 साल का ब्याज 5% 5 रुपए है, तो 2 साल का ब्याज वो 10 रुपए आपको देगा। वो आपसे बोलेगा
कि आपने 100 रुपए जमा करने हैं, लेकिन 10 रुपए हम अपनी तरफ से जमा करेंगे, आपकी ये रकम 110 रुपए जमा होगी। यहां आपने 100 रुपए जमा किया, आपकी प्रत्येक किस्त 100 रुपए की है, लेकिन आपने 1 साल पहले जमा कर दिए हैं, तो बैंक आपको 1 साल का पैसा देगा, आपके खाते में 105 रुपए जमा करेगा बैंक। आपने दिए जरूर 100 हैं, यहां ये टाइम पर आपने 100 रुपए जमा किए, इस पर बैंक कोई ब्याज नहीं देगा। इसका मतलब मेरे प्यारे दोस्त 315 रुपए ये आपके गिने जाएंगे, जो आपने 300 रुपए दिए हैं बैंक को, और उसने देने कितने हैं? 2583 देने हैं। तो एक की वैल्यू इतनी, तो 100 की वैल्यू कितनी हो जाए? ये होता है। बैंक को लॉस क्यों होगा? मैंने कहा था उधार ली गई रकम से तो हमेशा ज्यादा लौटाने पड़ेंगे। बैंक को लॉस इसलिए नहीं होगा क्योंकि बैंक जो ये पैसे 100 रुपए दिए गए हैं, हो सकता है इन 100 रुपए को बैंक किसी को 7% पर दे दे। बैंक रखेगा थोड़ी ना, चार्ज थोड़ी ना डालेगा इस पैसे का। तो बैंक इस पैसे को, जो पहले पैसा आ चुका है, उसको आगे किसी को दे देगा, तो बैंक तो उससे बहुत कमा लेगा। ठीक है, समझने की कोशिश करो, दिमाग में बैठाने की कोशिश किया। उसका एक साधारण सा तरीका मैंने आपको बताया। 100 मान के कर लो, चाहे आप नीचे वाली रकम इसको किस्त मान लो और एक एक जोड़ते चले जाओ। ये टोटल 5 सालों में लौटाई गई राशि होती है, टोटल कर देंगे तो। आइए इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए। हाँ, किस्त महीने में हो तो आगे आएगा, उसे वार्षिक मतलब महीने बनाना होगा, 12 से डिवाइड करना होगा। देखिए थोड़ा सा, 12% के साधारण ब्याज की दर से बैंक को लॉस नहीं होगा। गुड्डा, बैंक में जो आपने 2 साल पहले 100 रुपए जमा कर दिए थे, आपको बैंक ने दिए 10 रुपए ब्याज के, लेकिन उन्हीं 100 रुपए को किसी जरूरतमंद को बैंक दे देगा 8% की साधारण ब्याज पर। बैंक उससे 16 रुपए लेगा। आपको बैंक ने दिए 10 रुपए, बैंक उससे 16 रुपए ले रहा है, तो इसलिए बैंक को यहां 6 रुपए यहां भी कमा जाएगा वो। देखिए थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। 12% के साधारण ब्याज की दर से 4 वर्षों में 5664 के ऋण का भुगतान की जाने वाली, 4 वर्षों में 5664 रकम देनी होती, लेकिन आप कुछ पैसा पहले दे रहे हैं। पहले साल आपने 100 रुपए जमा कर दिए, अगले साल फिर 12 बढ़ेंगे, 112 जमा होंगे, फिर 124 होंगे, 12 बढ़ेंगे, फिर 136 होंगे। 4 साल ही तो आपको देना है रकम। यानी कि मेरे भाई, मैंने क्या कहा है, पहली किस्त 100 मान लो, 12% बढ़ाते चले जाओ, 12 यहां बढ़ाया, 12 यहां बढ़ाया, 12 यहां बढ़ाया, यानी 4 साल में जो रकम जमा होगी आपके खाते में वो इतनी जमा होगी। तो मेरे भाई जोड़ लो, 6 और 4 10, 2 12 को 2 हासिल 1, 3 और 1 4, 2 6 और 1 7 हो जाएगा। यहां देखेंगे 1 2 3 4, यानी 472 रुपए आपके खाते में जमा हो चुके हैं। आपको दिए कितने हैं? 5664, देने कितने हैं? 5664। तो एक बराबर किसके होगा? 5664 बटे 472। तो उसने कहा है प्रत्येक किस्त कितनी होगी? 100 बराबर वो आपसे पूछना चाह रहा है, 100 बराबर वो आपसे पूछना चाह रहा है। देखिए मेरे प्यारे दोस्त, 4 से काटेंगे 25 बार, 4 एकम 4, 4 एकम 4, 4 अट्ठे 32 होता है। यहां से देखिए 2 दूनी 4 होगा, 2 अट्ठे 16 होगा, 2 तिया 6 होगा, 2 दूनी 4 होगा। ठीक है, 2 पंजे 10 होगा, 2 नाम 18। 59 से काटिए, 9 पंजे 45 को 5 हासिल 4, 5 पंजे 25, 4 29, 295 नहीं, 4 बार कटेगा। 59 चौक, 9 चौक 36 को 6 हासिल 3, 5 चौक 20, 3 23 हो जाएगा। बचेगा कितना? 13 में से 6 गया 7 बचेगा, और 7 में से 3 गया 4, 472। 59 अट्ठे 472 हो जाएंगे। ठीक है, तो मेरे भाई ये 48 बार पूरा पूरा कट जाएगा। 48 की गुणा 25 में अट्ठे 200 को 0 20, 25 चौका 100 और 20 120 हो जाएगा। यानी मेरे प्यारे दोस्त प्रत्येक किस्त जो है वो 1200 की जाएगी, प्रत्येक किस्त जो है वो 1200 की जाएगी। आइए फटाफट मुझे बताइए, समझा होगा तो इस क्वेश्चन को कर लोगे, रटा होगा तो यहां फिर उलझोगे। समझा होगा तो इस क्वेश्चन को कर जाओगे, और रटा होगा तो इस क्वेश्चन पे फिर उलझोगे।
क्वेश्चन ने कहा है 3 वर्षों में 5% वार्षिक साधारण ब्याज दर से 840 की वार्षिक किस्तें कितनी धनराशि का ऋण चुका देंगी। वो कह रहा है कि कितनी धनराशि का ऋण चुका देंगी 840 की वार्षिक किस्त। देखिए ध्यान से, 3 वर्षों में पहली किस्त 100 की, 5% का ब्याज है तो दूसरी किस्त आपकी तरफ से जमा होगी 105 और तीसरी किस्त 110 रुपए जमा होगी। यानी कि अगर आप 100 रुपए की 3 किस्तें देते हैं तो बैंक में जो आपके द्वारा 300 रुपए जमा होंगे वो 315 रुपए का भुगतान कर रहे होंगे। भाई 100, 105, 110 को जोड़ोगे 315 का भुगतान कर रहे होंगे। लेकिन उसने इस बार प्रत्येक किस्त 840 की दे दी है, यानी 100 की वैल्यू उसने 840 दे दी है, प्रत्येक किस्त की वैल्यू 840 दे दी है। तो उसने पूछा है कि आपने कितने का भुगतान किया होगा, तो 1 बराबर 84/10 आ जाएगा। तो आपने 315 का भुगतान किया है तो वो आपसे 315 की वैल्यू पूछना चाह रहा है। यानी कि मेरे भाई 5 छंग 30, 5 तिया 15, 5 दूनी 10, 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 3 दूनी 6 पीछे आएगा, 2640 रुपए का भुगतान आपने कर दिया होगा। 2640 रुपए का भुगतान आपने कर दिया होगा। मेरे प्यारे दोस्त फिर से समझिए, अगर आप मंथली 100 रुपए देते हैं, आप एक साल में 100 रुपए देते हैं, अगले साल क्योंकि 5% रेट ऑफ इंटरेस्ट है तो अगले साल 105 जमा होंगे, उससे अगले साल 110 रुपए जमा होंगे। यानी आपने जमा जरूर 100 करके 300 रुपए जमा किए होंगे, लेकिन बैंक के द्वारा आपके खाते में जो है वो 315 रुपए जमा हुए होंगे। यानी आप 315 रुपए का ऋण जो है वो चुका चुके होंगे। उसने कहा है अगर प्रत्येक किस्त 840 की है, 100 की वैल्यू 840 है तो 1 की वैल्यू 84/10, तो कितने ऋण का भुगतान आप लोग कर चुके होंगे वो 315 की वैल्यू पूछना चाहिए। अगर 1 बराबर 84/10 तो 315 बराबर किसके होगा, आप 2640 के ऋण का भुगतान कर चुके होंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, फटाफट बताइए। 325 नहीं है बेटा, 315 ही है। 310 और 5 15, 315 ही आएगा। बताइए। नहीं, कोई दूसरा मेथड नहीं है। किस्तों का शानदार जानदार एक ही मेथड है और इससे बेहतरीन कोई समझा भी नहीं पाएगा, ये वादा है मेरा, है ना। इतना कोई ध्यान से देता भी नहीं है, वो कहेगा कि 10-10 जोड़ते चले जाओ, ये वो रकम होती है, ये वो रकम होती है। देखो मैं आपको पहले बता दूं, आप हमेशा ऐसे क्वेश्चन में क्या करो, पहली किस्त 100 मानो, इसमें ब्याज जोड़ते चले जाओ, जितने साल का ब्याज हो उतनी किस्त, 5 रुपए ब्याज जोड़ा 110 रुपए, ये जो होती है ये आपकी हर महीने हर साल की किस्त होती है। इन तीनों को जोड़ोगे तो आपके द्वारा किस ऋण का भुगतान किया है ये वो राशि होती है मेरे प्यारे दोस्त। ठीक है, आइए क्वेश्चन को पहले मैं आपके साथ पढ़ता हूं। क्वेश्चन को मैं आपके साथ पढ़ता हूं, ध्यान से सुनना। 4 वर्षों में 10% वार्षिक साधारण ब्याज दर से 1000 रुपए की वार्षिक किस्तें कितनी राशि का ऋण चुका देंगी। वैसा ही है जैसा पहले कराया था, 4 वर्ष का है। मान लो 100 रुपए आपकी वार्षिक किस्त है, तो 10% के हिसाब से अगली किस्त 110 मानी जाएगी, अगली किस्त 120 मानी जाएगी और अगली किस्त 130 मानी जाएगी। मानी जाएगी क्या? बहुत बाय ऊपर करना। अगर मैं आपसे ये कहूं कि भाई साहब चारों के द्वारा लौटाई गई रकम कितनी होगी, तो आपने चारों को जोड़ा, 100, 200, 300, 430, 450, 460 रुपए आप लौटाओगे, 460 रुपए आप लौटाओगे। लेकिन उसने प्रत्येक किस्त की कीमत 1000 दी है, मेरे हिसाब से जो थी वो 100 थी, तो 100 की वैल्यू 1000 है तो 1 की वैल्यू 10 हो जाएगी, तो 460 की वैल्यू कितनी हो जाएगी। यानी आप उस केस में 4600 का भुगतान करोगे, उस केस में 4600 का भुगतान करोगे। अब समझने वाली बात यह है कि आपने अगर 1000 रुपए हर साल जमा किए हैं 4 साल तक, तो आपने जमा जरूर 4000 किए हैं, लेकिन बैंक जो मानेगा उन्हें 4600 रुपए मानेगा। इन
ये जो पहले रकम आपने जमा की है इन पर 600 रुपए ब्याज मानेगा बैंक। याद रखना इस बात को। आप जमा जरूर 4000 कर रहे हैं, लेकिन आपने 4600 के ऋण का भुगतान कर दिया है। ये 4000 रुपए आपके 4600 माने जाएंगे। कारण यह है कि इन 3 राशियों पर आपको बैंक ब्याज देगा, जिसको आप समय से पहले बैंक को दे चुके हो। बस इतना मैं आपको समझाना चाहता हूं। आइए, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहले इस क्वेश्चन को समझिए। मैं इस क्वेश्चन को पहले डिटेल में समझाऊंगा, फिर एग्जाम हॉल में आप इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे करेंगे, फिर हम उस तरीके को मेरे प्यारे भाई देख रहे होंगे। ठीक है। टोटल साधारण ब्याज में जो क्वेश्चन है मेरे प्यारे दोस्त वो 9 क्वेश्चन है, और छठे क्वेश्चन पे हम हैं। छठा, 7वां, 8वां, 9वां, 4 क्वेश्चन हम लोगों को करने हैं साधारण ब्याज की किस्त के। आप किस्तों के क्वेश्चन उठाना, किस्तों के क्वेश्चन आप लोगों से बनने लगेंगे मेरे प्यारे भाई। देखिए, ध्यान से समझिए। 10 रुपए की राशि को प्रति 1 रुपए की 11 मासिक किस्तों में लौटाया जाना है। ये थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन। 10 रुपए आपने किसी से उधार लिए, 10 रुपए की राशि किसी से आपने उधार ली, और आपकी किस्त बांध दी गई, 1-1 रुपए की किस्त बांध दी गई, और आपको 11 रुपए मासिक किस्तों में लौटाया जाना है। तो मासिक किस्त यानी हर महीने आपको 1-1 रुपए की किस्त देनी है। तो 11 महीनों में कितने रुपए लौटा दोगे आप? 11 रुपए लौटा दोगे। आपने उधार कितना लिया था? 10 रुपए उधार लिया था। ये वो क्वेश्चन है जो अक्सर आप लोग किस्तों पे पैसा लेते हो, उसका पूरा विवरण जो है इस क्वेश्चन में दिया गया है। अब तक तो इससे पहले वाले क्वेश्चन से आपका प्रैक्टिकली कोई लेना देना नहीं था, लेकिन इस वाले क्वेश्चन में बिल्कुल ऐसी फील आप लोगों को आएगी कि जैसा आप लोग वास्तव में किस्तों पर काम करते हैं। वो क्वेश्चन आपके सामने है, मैं समझाने की कोशिश करता हूं, ध्यान से सुनना। आपने मुझसे 10 रुपए उधार लिए, ये हो गई उधार ली गई रकम। ये क्या हो जाएगी? ये हो जाएगी भाई साहब उधार ली हुई रकम, उधार ली हुई रकम। अब आपने मुझसे कहा कि मैं भाई साहब किस्तों में पैसा लौटाऊंगा, तो मैं आपसे किस्तों में पैसा भी लूं और 10 रुपए लूं, तो मुझसे बड़ा मूर्ख कौन सा होगा? मैंने कहा भाई साहब मेरी बात सुनो पहले, अगर आप मुझे किस्तों में पैसा लौटाओगे और 1-1 रुपए की हर महीने की किस्त दोगे, तो आपको 11 किस्त देनी होंगी। आपको 11 किस्त मेरे प्यारे दोस्त देनी होंगी। तो आपने कहा 1-1 रुपए की 11 किस्त देनी होंगी, यानी 11 रुपए मुझे लौटाने होंगे, और मैं तो आपसे 10 रुपए उधार ले रहा हूं, यानी मुझे 1 रुपया ब्याज का देना होगा। मैं कहूंगा जी हां, ये जो आप टुकड़ों में मुझे पैसा दे रहे हैं, इस पर 1 रुपया ब्याज आपको अलग से देना होगा। क्या ये चीज समझ में आई? क्या ये चीज समझ में आई? तो आपने कहा जी बिल्कुल आ गई, यानी लगने वाला ब्याज 1 रुपए का होगा। अब मेरे प्यारे दोस्त, चीजों को समझना बहुत ध्यान से। इसका एक शॉर्ट तरीका भी बताऊंगा, पहले मैं आपको पूरा खोल के समझा। जब आपने रकम उधार ली होगी, तो 10 रुपए उधार ली है क्या? एसआई जो निकलता है, ब्याज जो निकलता है, वो पीआरटी बटे 100 होता है क्या? तो आपने कहा बिल्कुल होता है। यानी कि मूलधन आपके सर पर कर्जा है 10 रुपए का, पहले महीने 10 रुपए पर ही ब्याज लगेगा। रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको नहीं पता है, 1 महीने का ब्याज कितना हो जाएगा? क्या 1 महीने का ब्याज इतना हो जाएगा? क्योंकि महीने का निकाल रहे हैं तो इसको 12 से डिवाइड करेंगे और 100 नीचे आता ही। अगले महीने आप 1 रुपया जमा कर देंगे, अब आपके सर पर 10 रुपए का कर्जा नहीं रहेगा, अब आपके ब्याज जो लगेगा वो 9 रुपए पर लगेगा, क्योंकि हर महीने 1 रुपए जमा कर रहे हैं।
ये शुरू वाला है। शुरू में आपके सर पर कर्जा 10 रुपए का था मेरे भाई, 10 रुपए का कर्जा था। अब 1 महीने बाद आप 1 रुपए जमा करते हैं तो आपके सर पर कर्जा अब 9 रुपए का हो जाएगा। 9 रुपए पे जो है 1 महीने का ब्याज जो होगा वो इतना हो जाएगा। अगले महीने जो ब्याज रहेगा वो 8 रुपए पर रहेगा। ऐसे ही करते करते प्यारे दोस्त लास्ट का महीना 1 रुपया बचेगा, उस पर 1 महीने का ब्याज जो है वो इतना बैठेगा और टोटल मिला के ब्याज जो है वो 1 रुपया आपको देना है। टोटल तो ब्याज 1 रुपया ही आपको देना है, हाँ है ना। फटाफट बताइए क्या ये चीज समझ में आई आप लोगों को? तो आप कहेंगे जी ये चीज समझ में आ चुकी है मेरे प्यारे भाई, ये चीज समझ में आ चुकी है क्या? तो आपने कहा जी बिल्कुल आ चुकी। अब आप एक चीज मुझे समझाइएगा, बहुत छोटी सी चीज मैं आप लोगों से, बहुत छोटी सी चीज मैं आप लोगों से प्यारे दोस्त पूछ रहा हूं। यहां से ध्यान से सुनिए, अगर मैं यहां से r/1200 कॉमन ले देता हूं, r/1200, तो यहां क्या बचेगा? 10 बचेगा, यहां क्या बचेगा? 9 बचेगा, यहां क्या बचेगा? 8 बचेगा, यहां क्या बचेगा? 7, और लास्ट में क्या बच रहा होगा? 1 बच रहा होगा। बचेगा क्या? तो आपने कहा बिल्कुल बचेगा। यहां से जब आपने जोड़ा तो ये प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं का योग है। और कैसे निकालते हैं? n क्या है? 10 है। n+1 10 और 1 11/2, यही होता है प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग, बराबर 1 दिया हुआ है। यानी ये कितना आ जाएगा? 55 आ जाएगा। 5 से काटा, 5 दूनी 10, 2 बचेंगे, 240 आएगा। r कितना आ जाएगा? 240/11। आप क्या कहने वाले हैं? 11 दूनी 22, 2 बचेंगे, 11 एकम 11, 21 सही 9/11, 21 सही 9/11, 21 सही 9/11। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन, बहुत लाजवाब क्वेश्चन। बेटा एसआई का फॉर्मूला क्या होता है? एसआई का फॉर्मूला PRT/100 होता है। एसआई का फॉर्मूला PRT/100 होता है। पीआरटी प्रिंसिपल, शुरू में ब्याज 10 रुपए पर ही लगेगा, रेट आपको नहीं पता है। 1 महीने का ब्याज निकालना है, 1 महीने का, तो इसे साल बनाने के लिए 12 से डिवाइड करना पड़ेगा, बटे में 100 होता ही है, तो 12 की गुणा 100 में करेंगे, ऐसे 1200 आएगा, ऐसे 1200 आएगा। ठीक है भाई, चलिए, क्या ये चीज समझ में आई आपको? थोड़ी सी क्या ये चीज समझ में आई? ऐसे क्वेश्चंस को हम लोग करते कैसे हैं? जब हम एग्जाम हॉल में बैठेंगे ना, जब हम एग्जाम हॉल में प्यारे दोस्त बैठेंगे, तब हम क्या करेंगे? तब हम ये करेंगे मेरे प्यारे दोस्त, शुरुआत में हम पर क्या रहा होगा? 10 रुपए का कर्जा रहा होगा। जब हम एग्जाम हॉल में बैठेंगे ना, तब हम क्या करेंगे? एग्जाम हॉल में बैठेंगे, हम कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे मैं आपको समझा देता हूं। सेकंड मेथड, ये तो मैंने आपके कॉन्सेप्ट को क्लियर किया है, ये सेकंड मेथड मैं आपको समझाने जा रहा हूं। जब हम एग्जाम हॉल में बैठेंगे, 240 कहां से आया? ये बेटा 5 से काटोगे 1200 को 240 बार कटेगा, ये डिवाइड में है, इधर गुणा में, 11 गुणा में है, इधर आके डिवाइड में। ठीक है, ध्यान से सुनना, मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं। जब हम एग्जाम हॉल में बैठेंगे तो यहां इतने से में हम क्वेश्चन को खत्म करेंगे। कैसे खत्म करेंगे? मेरे सर पर कर्जा कितना है? 10 रुपए का कर्जा है। मेरे सर पर कर्जा कितने का है? 10 रुपए का है मेरे भाई। 1 रुपया किस्त दूंगा, कितना बचेगा? 9 रुपए बचेगा। फिर 1 रुपया किस्त दूंगा, 8 रुपए बचेगा। फिर 1 रुपया किस्त दूंगा, 7 रुपए बचेगा। फिर 1 रुपया किस्त दूंगा, 6 रुपए। फिर 1 रुपया किस्त दूंगा, 5 रुपए। फिर 1 रुपया किस्त दूंगा, 4 रुपए। फिर 1 रुपया किस्त दूंगा, 3 रुपए। फिर 1 रुपया किस्त दूंगा, 2 रुपए। और फिर 1 रुपया किस्त दूंगा तो मेरे भाई 1 रुपए। और फिर 1 रुपया किस्त दूंगा तो पूरा हिसाब किताब चुकता हो जाएगा, हो जाएगा। बस इनको आप लोग जोड़ लेना, इनको आप लोग जोड़ लेना। 10 और 9 19, 19 8 27, 7 34, 6 40, 5 45, 4 49, 3 52, 2 54 और 1 55, टोटल राशि 55 रुपए पे। रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं पता, नीचे हमेशा जब मासिक हो तो 1200 लिखना। मेरे प्यारे दोस्त उसने ब्याज कितना दे रखा है? 1 दे रखा है, तो यहां से आप डायरेक्टली आर की वैल्यू 1200/55 लिख देंगे, 1200/55 लिख देंगे यहां से डायरेक्टली। आप लोग जो है यहां से 1200/55 लिख देंगे, और 1200/55 को जब आप सॉल्व कर रहे होंगे तो मेरे भाई 21 सही 9/11 आ जाएगा। टोटल अमाउंट कितना देना होगा? टोटल अमाउंट 11 देना होगा भाई। ये तो लिख रहा है कि 1-1 रुपए की 11 किस्त आप लोग दे रहे हैं, तो 11 रुपए देना होगा। लिया कितना है? 10 रुपए लिया है,
तो ब्याज कितने के हिसाब से लगा होगा? 21 सही 9/11% के हिसाब से रेट ऑफ इंटरेस्ट आप लोगों का लगा होगा मेरे प्यारे भाई। क्या ये चीज समझ में आई? बहुत बढ़िया। तो ऐसे क्वेश्चंस मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं मेरे भाई, ऐसे क्वेश्चन को करना जरूर, ठीक है। आइए अगले क्वेश्चन पे आइए, आराम से सोचिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहना चाह रहा है। क्वेश्चन नंबर 7 आप लोगों के सामने है। कल आप लोगों की जो है वो 30-35 मिनट की क्लास लूंगा, 40 मिनट की क्लास लूंगा कल संडे में भी मेरे प्यारे दोस्त, कल संडे में भी 40-45 मिनट की क्लास लूंगा ठीक 12:15 बजे। और उसमें हम सीआई की किस्त कर रहे होंगे, ठीक है। बड़ी संख्या हो तब, तो बड़ी संख्या हो तब तो मेरे भाई यहां से कंक्लूड नहीं कर सकते, आपको ये लिखने की आवश्यकता थोड़ी ना थी। 10-9 हर बार एक कम होता जा रहा है, तो मेरे भाई 10-9 फिर डायरेक्ट एक लिख देते, प्रथम एन प्राकृतिक संख्याओं का योग का फॉर्मूला लगा देते, ठीक है। आइए क्वेश्चन एक आए, एक वॉशिंग मशीन 14,000 के नगद मूल्य पर या 7200 के नगद भुगतान और 5 बराबर मासिक किस्तों पर उपलब्ध है। भाई साहब ये वो चीज है जो आप कहते हैं, जो आप करते हैं कि डाउन पेमेंट करके हम मशीन खरीद के ले आए हैं। ध्यान से सुनना, अगर आप किसी मशीन का नगद भुगतान करते हैं तो आपको 14,000 रुपए देने पड़ेंगे, यानी आपको पता लग चुका है कि नगद में मशीन जो है वो 14,000 रुपए की है। क्वेश्चन ने कहा है या 7200 का नगद भुगतान करिए और 5 बराबर मासिक किस्तों में पैसा चुका दीजिए। आपने कहा जी अगर 7200 का नगद भुगतान कर दूंगा तो क्या मेरे पास 6800 रुपए का कर्ज बचेगा? दुकानदार का 6800 रुपए का कर्ज बचेगा? तो आप कहेंगे जी बिल्कुल बचेगा, मतलब इस 6800 को मुझे 5 किस्तों में लौटाना है। अब ऐसा तो है नहीं कि दुकानदार मुझसे 6800 रुपए ही लेगा, 6800 रुपए तो नगद वाले बच रहे थे, वो इस पर कुछ ब्याज भी लगाएगा किस्तों के रूप में, तो मुझसे 6800 से ज्यादा ही पैसे लेगा। भाई 14,000 की नगद में कोई मशीन है, आपने उसे 7200 रुपए दे दिए, उसने कहा भाई साहब 6800 रुपए और दो। उसने कहा 6800 रुपए और दो। भाई साहब आए हैं नंदलाल यादव, टाइम वेस्ट कर रहा हूं ना मैं क्लास में, समझा नहीं रहा हूं चीजों को, इन्हें परवाह ही नहीं है। ये भाई साहब कह रहे हैं जी आप टाइम इंक्रीज कर देते हो, आप टाइम इंक्रीज कर देते हो। मैं सोच के आया था भाई साहब, क्वेश्चन लेके आया हूं कि 15 क्वेश्चन में ऐसे ही करा दूंगा चुटकियों में, लेकिन आप लोगों के समझाने की वजह से इतना धीरे चल रहा हूं। अब मैं मूर्ख प्राणी किसी और को समझा रहा हूं क्या? मैं कोई यहां मुजरा कर रहा हूं या यहां ठुमके लगा रहा हूं मेरे प्यारे दोस्त? देखो गुड्डा 6800 कैसे आया? 14,000 रुपए में से अगर आप 7200 रुपए जमा कर चुके हो, 14,000 रुपए में से 7200 रुपए आप जमा कर चुके हो, तो क्या मेरे भाई आप पर कर्जा 6800 रुपए का है? दुकानदार कहेगा भाई साहब 6800 रुपए का क्या हाल है, 6800 रुपए तो दो। तो आपने कहा जी इस 6800 रुपए को मैं किस्तों के रूप में लौटाऊंगा, यानी 5 किस्तों में 6800 रुपए को लौटाऊंगा। दुकानदार कहेगा भाई पागल समझाए क्या, मूर्ख समझाए मुझे? भाई नगद में देगा तो 6800 लूंगा, लेकिन अगर किस्तों के रूप में देगा ना तो 6800 नहीं 6800 से ज्यादा रुपए लूंगा। बनता भी है, ब्याज लगाएगा वो। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। उसने कहा 5 किस्तों में देना है। यदि किस्तों की योजना में ब्याज की दर 12% वार्षिक हो तो मासिक किस्त का मान ज्ञात करें। मासिक किस्त उसे कितनी देनी होगी? मासिक किस्त उसे कितनी देनी होगी? भाई साहब हर महीने की किस्त पूछना चाह रहे हैं। एक बात बताइए, पूरे साल की किस्त कितनी है? 12%। पूरे साल की किस्त 12% है, तो एक महीने की किस्त कितनी हो जाएगी? 1%। क्योंकि वो 5 किस्तों में पैसा लौटाने की बात कर रहा है, इसका मतलब बैंक ने, उसने दुकानदार ने कहा होगा 5 महीने में पैसा लौटाने की बात कर रहा है तो बाबू 5% का ब्याज लगेगा।
अगर 1 महीने का ब्याज 1% है तो 5 महीने का ब्याज 5% लगेगा। 1 महीने का ब्याज एक महीने का ब्याज 1% है तो 5 महीने का ब्याज 5% लगेगा। यानी एक काम कर, 6800 रुपए तुझ पर उधार हैं तो 5 महीने का ब्याज भी तुझे देना होगा। यानी तुझे जो रकम लौटानी होगी वो कितनी रकम लौटानी होगी? 340 रुपए ब्याज के, यानी तुझे रकम 7140 रुपए लौटानी होगी। कितने बच्चों को यह बात समझ में नहीं आई? कितने बच्चों को यह बात समझ में नहीं आई? कितने बच्चों को यह बात समझ में नहीं आई है मेरे भाई? मेरी बात को सुनो, दोबारा सुनो मेरे भाई। मैं कह रहा हूं कि 14,000 रुपए की एक मशीन है। मैं गया भैया बाबूजी बन के, हाथ रखे मैंने पीछे कमर पे और मैं बाबूजी बन के गया। मैं भाई साहब मशीन क्या रेट दी हुई है आपने? उसने कहा भाई साहब मशीन नगद में 14,000 की है। मैंने जेब खोली, जेब में देखा कि मेरे पास केवल 7200 रुपए पड़े हैं। मैंने कहा 7200 रुपए नगद में ले लो। उसने कहा ठीक है 7200 रुपए नगद दो, अब आप पर 6800 रुपए बचे, 6800 का क्या करना है? उसने कहा 5 महीने में चुकाऊंगा 6800। अगर 5 महीने में चुकाने की बात कर दी तो उसने कहा 5 महीने का ब्याज लूंगा, 5 महीने का ब्याज आपसे लूंगा। तो आपने कहा जी ठीक है 5 महीने का ब्याज ले लो। ओके। उसने कहा भाई 12% में सालाना लेता हूं तो 1 महीने का ब्याज 1% हो जाएगा। 5 महीने का मासिक किस्त पूछ रहा है तो 1% 1 महीने का तो 5 महीने का। उसने कहा इस पर 5% ब्याज लगेगा, यानी 340 रुपए आपको ऊपर देने होंगे। आपको मुझे रकम 7140 लौटानी होगी। आपको मुझे रकम 7140 लौटानी होगी। बहुत बढ़िया। कितनी किस्त देनी है? 5 किस्त देनी है। अच्छा, 1 महीने की किस्त क्या थी? 1% थी। तो अगर शुरुआती किस्त 100 रुपए है तो 1% मतलब 1 रुपया ब्याज एक एक बढ़ता चला जाएगा। क्या आपके द्वारा उन 5 महीनों में लौटाई हुई राशि ये हो जाएगी मेरे प्यारे दोस्त? आपने जोड़ा 100, 200, 300, 400, 500, 504, 507, 509, 510 रुपए आप लौटा चुके हो। आपको लौटानी कितनी है? 7140 रुपए लौटानी है। जीरो से जीरो कट गया, 1 बराबर 714/51 हो जाएगी। 1 बराबर 714/51 हो जाएगी। तो उसने पूछा है कि मासिक किस्त क्या है, यानी वो 100 की वैल्यू आपसे पूछना चाह रहा है। वो 100 की वैल्यू प्यारे दोस्त आपसे पूछना चाह रहा है। तो कितनी हो जाएगी? काटो मेरे भाई। 17 चौका 68, 17 दूनी 34, 17 तिया 51, 3 से काटेंगे 14 बार। हर महीने उसे 1400 रुपए देने होंगे। हर महीने उसे 1400 रुपए देने होंगे। हर महीने उसे 1400 रुपए देने होंगे। अब आप प्रैक्टिकली सोचिए इन चीजों को। 1400 रुपए अगर आप हर महीने देते हैं तो 5 महीने में 7000 रुपए दिए होंगे, आपने दिए होंगे। तो आपने कहा जी बिल्कुल। आप पे रकम कितनी थी? 6800 या 200 रुपए ऊपर मिल गए। लेकिन अगर आप किस्तों में ना लौटाते तो क्या 5 महीने बाद आप 7140 रुपए जमा कर रहे होते? अगर आप 5 महीने बाद एक साथ पैसा लौटाते तो 7140 रुपए जमा करते, लेकिन आपने कुछ टाइम से पहले पैसा जमा कर दिया है इसलिए आपको 7000 रुपए देने पड़े। लेकिन जो रकम बच रही थी उससे ऊपर अब भी देने पड़ेंगे। मैं अब तक ये समझाने की कोशिश आप लोगों के साथ कर रहा था। क्या ये चीज समझ में आई आप लोगों को? भाई शॉर्टी तो है, इससे ज्यादा शॉर्ट नहीं है। ये करना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा मेरे भाई, ये करना पड़ेगा। है ही नहीं कुछ क्वेश्चन में भाई साहब, है ही नहीं। इंटरेस्ट 12% वार्षिक है, वार्षिक वार्षिक है मेरे भाई। 12 महीने का 12% है तो 1 महीने का 1% होगा। और 5 महीने बाद आप लौटाने की बात कर रहे हैं तो 5% ब्याज लगेगा। 6800 पे 5% 340 रुपए ब्याज के होंगे, यानी 7140 रुपए देने होंगे अगर 5 महीने पैसा दोगे 5 महीने बाद। लेकिन आप हर महीने दे रहे हो, हर महीने की ब्याज दर 1% है, यानी 100 रुपए अगर शुरू में है तो एक एक बढ़ाते चले जाओ। आपके द्वारा बैंक में जमा राशि 510 आएगी। आपको करनी कितनी है? 7140 करनी है। 1 बराबर इतना तो 100 बराबर कितना?
ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 फटाफट बताइए, तो बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, पढ़िएगा। क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने है, फटाफट पढ़िएगा। क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है? क्वेश्चन एक आया कि 6,50,000 की कीमत वाली कार कुछ डाउन पेमेंट करके खरीदी जाती है। डाउन पेमेंट का मतलब है उस इंस्टेंट, जिस टाइम हम ले रहे हैं उस टाइम कुछ पैसा हम लोग अपनी तरफ से दे देते हैं। शेष राशि पर एक मुश्त, एक मुश्त का मतलब है एक साथ 10% का साधारण ब्याज लगाया जाता है और राशि का भुगतान 25,000 की 20 समान वार्षिक किस्तों में किया जाना है। तो डाउन पेमेंट की राशि कितनी है वो आपसे ये पूछना चाह रहा है। बड़ा आसान सा क्वेश्चन है। 6,50,000 रुपए की कार है कोई, उसमें से आपने डाउन पेमेंट का ₹A डाउन पेमेंट कर दिया, तो क्या आपके पास उधार इतनी राशि बची? ध्यान से सुनिए, आपसे कहा कार वाले ने 6,50,000 की कार है, आपने कहा जी मैं तो ₹A दूंगा, बोले ठीक है ₹A दे दो, अभी आप पर इतना बकाया है। एक मुश्त, एक मुश्त का मतलब होता है एक साथ आप पर इसका 10% ब्याज लगेगा। अगर 10% ब्याज लगेगा तो क्या आपको इसका 110% चुकाना होगा? 100% तो मूलधन और 10% ब्याज, यानी इस राशि का 110% आप लोगों को चुकाना होगा। आप चुका कैसे रहे हो? 25,000 की 20 किस्तें दे रहे हो। अगर एक किस्त 25,000 की है तो 20 किस्तें कितने की हो जाएंगी? क्या इतने के बराबर राशि हो जाएगी? हो गया मेरे भाई, यहां से एक ही वैल्यू निकाल लीजिए, 0। ये कितना हो जाएगा? 25 दूनी 50, 1 2 3 4, ये 10 है, इधर आएगा और ये 11 आ जाएगा। तो 11 चौक 44, 6 बचेगा, 11 पंजे 55, 55 5 बचेगा, 11 चौक 44, क्या बचेगा? 11 पंजे 55, 11 चौक 44, 11 पंजे 55, 4,54,545 रुपए का भुगतान कर चुके हैं मेरे भाई। ये प्लस में है, इधर आके माइनस में हो जाएगा। 6,50,000 में से 4,54,545 को घटा दीजिए, तो आपने डाउन पेमेंट 10 में से 5 गया 5, 9 में से 4 गया 5, 9 में से 5 गया 4, 9 में से 4 गया 5 और 14 में से 5 गया 9, 1,95,455, यानी कि इतनी डाउन पेमेंट आपने दी होगी। डाउन पेमेंट बच्चे जो आप जब भी कोई वस्तु लेते हैं उस टाइम पे नगद में कितना भुगतान करते हैं वो डाउन पेमेंट कहलाती है। ठीक है, ₹A का आपने डाउन पेमेंट दिया तो आपकी मूल रकम में से ₹A घटा दिया, इतना रकम अभी आपके ऊपर कर्जा है। एक मुश्त 10% ब्याज लगेगा, यानी एक साथ, तो आपको इसका 110% लौटाना होगा। और आप लौटा कैसे रहे हैं? 25,000 की 20 किस्तों में। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन आप लोगों के लिए होमवर्क है, बिल्कुल ऐसा ही है जैसा मैंने प्यारे प्यारे दोस्त 7वां कराया था। अगर हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं होता है तो मेरे प्यारे दोस्त आप बता देना, कोई दिक्कत नहीं है। कल मिलेंगे ठीक 12 बजे, बहुत थोड़े से समय के लिए, ज़्यादा से ज़्यादा 45 मिनट के 50 मिनट के लिए मिलेंगे मेरे प्यारे दोस्त, एक शानदार क्लास के लिए। तो जुड़ना ना भूले कल मेरे साथ ठीक 12:15 बजे एक बेहतरीन क्लास के लिए। ओके, टाटा बाय बाय।